हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाणी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 2 जिसका नाम है बचपन। बच्चों, ये पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति अपने बीते हुए जीवन के बारे में कुछ चीज़ याद करके लिखता है या अपने जो अनुभव या कोई ऐसी घटना होती है जो उसने अपने जीवन में पहले अनुभव की है या उसके जीवन में पहले घटी है, उसके बारे में अगर वह लिखता है तो उसे हम संस्मरण कहते हैं। इस पाठ की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। आइए हम शुरू करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। यानी लेखिका की उम्र, जब उन्होंने यह पाठ लिखा तब उनकी उम्र लगभग 60-65 साल की होगी। बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी, यानी वो हमारी दादी नानी या बुआ मौसी के उम्र के समान हैं। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। यानी लेखिका अपने आप को ऐसे बता रही हैं कि जैसे वो सयानी हैं, यानी घर में बहुत बड़ी हैं। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, यानी वो उनकी उम्र जो है वो काफ़ी हो चुकी है। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। बच्चों, आप सबको पता होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको रंग बिरंगे कपड़े पहनने पसंद हैं। तो लेखिका बता रही हैं कि वह अब उनकी उम्र रंग बिरंगे कपड़े पहनने की नहीं रही। उनका मन ऐसा करता है कि वो सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहने, गहरे रंग के नहीं। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पोशाकें यानी अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। यानी जो लेखिका हैं वो अपने बचपन में जो पहने जाने वाले कपड़े थे उनके रंगों का और उनके डिज़ाइनों का हमारे सामने उल्लेख कर रही हैं। वो अपने बचपन की चीज़ों को याद कर रही हैं। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल यानी झल्लर। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। यानी लेखिका जब छोटी थी तब इस प्रकार के फैशन थे या इस तरह की चीज़ें प्रयोग करने में सब अच्छा महसूस करते थे। ये सब चीज़ें चलन में थी। लेमन कलर का बड़े बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी यानी पर्पल कलर की, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी एक प्रकार का कपड़ा होता है जिसको हम शॉर्ट जैकेट या ऊपर पहनने वाली जैकेट जैसी चीज़ होती है, वो थोड़ी छोटी होती है। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग्स भी याद हैं। लेखिका बताती हैं कि उन्हें अपने जूते और स्टॉकिंग्स भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। यानी जो नौकर नौकरानियां हैं उनसे अपने मोजे और स्टॉकिंग्स वगैरह धुलवाने नहीं होते थे, वो खुद ही धोने होते थे बच्चों को। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। आपने देखा होगा जब हम जूते पे पॉलिश करते हैं, ब्रश से उसको रगड़ते हैं तो पॉलिश की जो चमक है वो ज़्यादा चमकने लगते हैं जूते, वो ज़्यादा निखर के आती है पॉलिश की चमक। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। शू यानी जूते। अब अलग अलग तरह के जूते मार्केट में आ चुके हैं जिन्हें हम प्रयोग करते हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। यानी जब लेखिका को नए जूते दिए जाते तो जो नए जूते होते हैं वो पैरों को काटते हैं जिससे हमें छाले हो जाते हैं। तो नए जूते पहनने के साथ ही उनको छाले हो जाते और उनका इलाज शुरू हो जाता।
जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते, यानी जब जूता काटे तो जूते में रुई लगा लो, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती, यानी उनका मन खराब होने लगता, जैसे वो वॉमिटिंग उल्टी कर देंगे ऐसा। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। यानी पुराने ज़माने में जो बच्चे थे, लेखिका के समय के जो बच्चे थे, उनकी पसंद की चीज़ें अलग थी, और जो हम आज देखते हैं, आज के जो बच्चे हैं, उनकी पसंद की चीज़ें, दिलचस्पियाँ यानी रुचि की चीज़ें बच्चों के पसंद की जो चीज़ें हैं वो बदल गई हैं। आगे है, याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन था, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। यानी ग्रामोफोन पहले ज़माने में, आजकल तो हमारे घर में टेलीफोन है, लेकिन पहले बातें करने के लिए ग्रामोफोन होते थे, जो कि बहुत कम लोगों के पास उपलब्ध थे, और रेडियो और टेलीविज़न भी नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत पेप्सी कोक में। यानी बचपन में लेखिका कुल्फ़ी खाती थी, जिसको हम आजकल आइसक्रीम कहते हैं। उसके अलग अलग तरह के फ्लेवर भी प्रचलन में आ गए हैं। जो पहले कचौड़ी खाती थी लेखिका, आजकल वो समोसा और पेटीज के रूप में हमारे सामने हैं। उसके भी अलग अलग प्रकार हमारे सामने हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत, जो शहतूत, फालसे और खसखस के नाम लिए हैं, इनके शरबत उन दिनों बहुत ज़्यादा पिए जाते थे बच्चों से। लेकिन आजकल क्या है, कोक और पेप्सी, यानी सभी कोल्ड ड्रिंक में ज़्यादा रुचि लेते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। यानी कोक उस समय पर नहीं थी, बल्कि लेमनेड और विम्टो ये ब्रांड्स हैं कोल्ड ड्रिंक के। जैसे हम आजकल पेप्सी, लिम्का, मिरिंडा वगैरह पीते हैं, इसी तरह से पहले लेमनेड और विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। यानी जो शिमला और दिल्ली में बच्चे होते थे, जो वहाँ पर इन बड़े शहरों में जो बच्चे होते थे, उनको अपने बचपन में वेंगर्स और डेविको, एक रेस्टोरेंट का नाम है, एक होटल का नाम है, वहाँ से चॉकलेट और पेस्ट्री मिलती थी या वहाँ पर उपलब्ध थी, जिसको बच्चे लेकर खाते थे। और लेखिका और उनके भाई बहन जो थे, वो शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने का काम करते थे। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते। यानी लेखिका के घर और मॉल के बीच में दूरी जो थी वो बहुत कम थी। वहाँ से एक उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। यानी जिस दुकान पर वो ब्रेड लेने जाते, वहाँ पर उसको कन्फेक्शनरी काउंटर बोलते हैं। जैसे हम आजकल किसी बेकरी पर जाते हैं और हमें दिखाई देते हैं पेस्ट्री और अलग अलग प्रकार की चॉकलेट, तो इसी तरह से उनको भी उनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता, यानी वो अपने पास इकट्ठी करके रखती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा लेकर खाती। इसमें लेखिका ने अपनी चॉकलेट खाने की आदत के बारे में बताया है कि वो उसको किस प्रकार से खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। ये एक प्रकार के फल हैं जिनको लेखिका अपने बचपन के दिनों में खाया करती थी। इनके नाम बताए हैं लेखिका ने, चेस्टनट, रसभरी, कसमल और
काफल। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। यानी जो बनाने वाले होते थे, पुड़िया बनाने वाले होते थे, उनके हाथों में कमाल था। यानी वो बहुत अच्छे से तैयार करके देते थे। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। यानी लेखिका को ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत सारी बातें हैं जिनको वो एक पार्ट में नहीं लिख सकती, इसलिए उन्होंने कहा है कि उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल लगा हुआ था, इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टिन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली वही गाड़ी थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। यानी लेखिका को ऐसा लगता था कि जैसे हवाई जहाज़ क्या है, एक भारी भरकम पक्षी है जो उड़ा जा रहा है। यानी दिल्ली में जो हवाई जहाज़ था वो बहुत बड़ा दिखाई देता था। और पंख फैलाकर यह देखो और वह गायब, यानी वह बहुत जल्दी ही हमारी आंखों से ओझल हो जाता था। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। जैसे मान लो किसी छोटे बच्चे को चश्मा चढ़ जाए तो सब यही कहेंगे कि इतनी जल्दी, इतनी सी उम्र में ऐनक लग गई आपको, और दूध पिया करो। तो लेखिका कहती हैं कि डॉक्टर ने उनको कहा था कि कुछ दिन पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी, यानी चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। यानी लेखिका के चचेरे भाई ने, चाचा के बेटे ने, यानी उनके भाई ने उनको छेड़ा। यानी परेशान, जैसे छोटे बच्चे चिढ़ाते हैं एक दूसरे को, इसी प्रकार से उसको छेड़ा लिखा हुआ है। उन्होंने कहा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा, क्योंकि लेखिका को ये जो लाइन उसके ऊपर जोड़ी गई थी, लेखिका के ऊपर, ये उनको अच्छी लगी। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। यानी लेखिका अपने कमरे में जाकर शीशे में अपने आप को देखने लगी।
कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है, यानी अब लेखिका को आदत हो गई थी। शुरू शुरू में तो हमें किसी चीज़ की आदत नहीं होती और वो हमें अजीब लगती है, लेकिन लेखिका के चेहरे के साथ अब उनका चश्मा घुल मिल गया था। अब बिना चश्मे के उनका चेहरा खाली खाली लगने लगा था। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना है और कहाँ सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ, यानी लेखिका अपने सुविधा के अनुसार कि उनको कहाँ तो दुपट्टा ओढ़ना है और कहाँ पर वह हिमाचली टोपियाँ पहन सकती हैं, इस प्रकार से वो इनका उपयोग करती हैं। बच्चों, हमने इस पाठ में पढ़ा है कि लेखिका ने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए अलग अलग प्रकार की घटनाओं और चीज़ों के बारे में बताया है, जिससे हमारे मन में उनका एक चित्र सा प्रस्तुत हो गया है और हम सब जान पाए हैं कि लेखिका का जीवन बचपन में कैसा था। उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।